weekend. Leading into the Olympia weekend, it looked like the training was going awesome between you and Andrew. He was focused. It was like you're giving us full access to his training and updating us like daily. It was really awesome, the transparency you gave to the rest of the world about Andrew Jacked and his training. You were confident in everything. So we were like all excited, and I was excited. I was like, this guy could win the Mr. Olympia. I made a video about that. I was like, sounding from how he's training and how he seems focused, the face looks chiseled, sucked in cheeks. I was like, okay, this guy he's not playing around. Like, this is for real. Let's do this time. He's got the ability to be a Mr. Olympia champion. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और देखो, जब मिस्टर ओलंपिया हुआ था तो कई सारे कमेंट्स ना मेरे वीडियोस पे ऐसे आए थे कि एंड्रू जैक क्यों सैमसन डॉडा की तरह ऊपर प्लेस नहीं हुए, वो तो इतने अच्छे आए थे। कई लोगों के अकॉर्डिंग देखो एंड्रू जैक अपने बेस्ट पैकेज के साथ थे यहाँ मिस्टर ओलंपिया में, जबकि इस बारे में मैंने तब भी ये बात कही थी कि एंड्रू जैक अपने बेस्ट पर नहीं थे गाइस। ही वॉज वेरी सॉफ्ट साइड पर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे थे। उनके एब्स भी इस बार वैसे नहीं दिख रहे थे। उसके बाद कई कॉमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि अगर मैं बोल रहा हूँ मास मास्टर एरा वापस आ रही है तो क्यों एंड्रू जैक एक इतने मैसिव होने के बाद भी ऊपर प्लेस नहीं हुए मार्टिन वगैरह के। तो इसका रीज़न भी गाइस मैंने यही बताया था कि मार्टिन वगैरह इवन दो इतनी मसल मास कैरी नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट इतनी मसल मास कैरी नहीं कर रहे थे जितनी कि एंड्रू यहाँ पर कैरी कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम गाइज एंड्रू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने रीजंस दे दिए थे जजेस को कि उनको ऊपर प्लेस ना करा जाए। अब देखो, इस बात को ना कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा डिनाई करा कि भाई वो सॉफ्ट नहीं थे, बहुत अच्छे पैकेज के साथ थे वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ पर आपके साथ देखो ये चीज़ फैक्ट के साथ, इनफैक्ट अच्छी बात है कि इस बारे में बात करी साइको लुइस ने खुद आकर एक पॉडकास्ट के अंदर। अब मैं आपको फैक्ट्स के साथ ये चीज़ दिखाऊंगा कि एंड्रू कितने ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे थे, कितने ज़्यादा अपने जोन में नहीं थे। इनफैक्ट आई थिंक गाइज 2 मिस्टर ओलंपिया 3 मिस्टर ओलंपिया में अभी तक उन्होंने कंपीट करा है और ये उनका वर्स्ट पैकेज था इन टर्म्स ऑफ कमिंग अप ऑन द स्टेज गाइज। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ मसल डिस्कॉर्ड का ये पॉडकास्ट था। आप इनके वीडियो को इनके चैनल पर जाकर पूरा भी देख सकते हो कंप्लीशन में, और वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ में आएगी। बट अगर मैं टच करूँ मेन पॉइंट्स को गाइज, तो यहाँ पर इन्होंने at the Olympia, and the same thing happened this year at the Olympia, and it's a meltdown between Aceto and myself. Let's just be honest. We're on different programs, different plans. Now I love Aceto, so when Andrew reached out to me, I said, "Hey, what do you think about bringing in Aceto?" Yeah. And he says, "I don't know him." I said, "Well, I work really well with him." That's what I told him. So let's bring him in. But just this time, we have different approaches of how Andrew should be. What's the thing that you're not agreeing on for the Olympia? There was really no excuse for the way we showed up, because Tyler Mannion put out a video just for us, telling us what to do. And he said, this is a starting point, sharper from here, and he would be in the running for winning the Mr. Olympia. Yep. And I say we didn't do that. We went the other way. Right? Yeah. He said on RX Muscle that he wanted to bring him in bigger. Yes. And I was not on board with that at all. No. And the simple reason, he told us, Tyler Mannion told us exactly what he wanted. He didn't say bigger, he said tighter. साइको लुइस ने यही बताया कि क्रिस असीतो की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट एंड्रू जब पहले आए थे उनके पास तो वो साइको लुइस के पास ही आए थे, और साइको लुइस ने खुद उनको रिकमेंड करा था कि भाई वी वर्क बेटर एज अ टीम, तो आप शायद क्रिस असीतो के पास भी चले जाओ फॉर द न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट गाइडेंस। उस चीज़ में वो आपकी सपोर्ट करेंगे और साथ में मिलकर हम दोनों एज अ टीम आपको ट्रेन करेंगे। लेकिन गाइज अभी तक वो एक साथ एक पेज पे थे। इस बार मिस्टर ओलंपिया में क्या हुआ, क्रिस असीतो वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यस, जैसा कि आपने देखा होगा गाइज, यहाँ पर साइको लुइस यही बता रहे हैं कि साइको लुइस का प्लान यहाँ पर ये था कि भाई इनको डाइल्ड इन लेके आए, कंडीशन लेके आए। ही वांटेड टू गो टुवर्ड्स कंडीशनिंग, बट क्रिस असीतो ने यहाँ पर एक डिफरेंट रूट चूज करा। उन्होंने चूज करा कि हम इनको बिगर साइड पे लेके आएंगे, सैमसन के कंपैरेटिवली इनको मसल मास और ज्यादा अच्छी गेन करनी होगी, फुलनेस गेन करनी होगी, उस तरह से लेकर आएंगे। और यहीं पर गाइस इन दोनों के बीच में आपस में क्लैश तो नहीं हुआ, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिला, और इसी वजह से गाइस एंड्रू यहाँ पर हमें बिगर साइड पे दिखाई दिए। जबकि आपको याद होगा इस टेक्सास प्रो का इनका पैकेज बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल था, बहुत ज्यादा जबरदस्त था, और इनकी बहुत ज्यादा उस चीज में तारीफ हुई थी। और वहां पर गाइस टाइलर मेनियन ने ये तक बोल दिया था कि थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा इससे अगर ये और कंडीशन ले आए ना, उन्होंने इनको पाथ दे दिया था तो ये मिस्टर ओलंपिया के टाइटल के लिए फाइट कर रहे होंगे। उन्होंने पूरा रास्ता इनको दिखा दिया था कि भाई आपको सिर्फ इतने से चेंजेस करने इन दिस थिंग,
आपको मसल मास और नहीं चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। उसके बाद भी गाइस जो ये एक डिफरेंट पाथ पे गए, इन्होंने मसल मास को ज़्यादा रूट करा और कंडीशनिंग की जगह पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे दिखाई दिए और वहाँ पर उस पाथ को उन्होंने मिस कर दिया। यहाँ पर गाइस साइको लुइस ने क्लियरली हमें यही चीज़ बताई भाई कि इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी हम इनको कंडीशन साइड पे लेके आए, लेकिन वहाँ से इनका न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट जैसे चल रहे थे वो थे इनको बल्क करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जाकर मुझे भी इस चीज़ को अग्री करना पड़ा, बिकॉज हम दोनों आपस में डिफरेंसेस नहीं रख सकते और इसलिए एंड्रू का पैकेज हमें वैसा दिखाई नहीं दिया। तो आई थिंक गाइज अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एंड्रू यहाँ पर अपने बेस्ट पर नहीं थे। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ मिस्टर ओलंपिया गाइज उनकी ये वर्स्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। उनका पैकेज बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे तो था जो उनको चाहिए था, लेकिन गाइज वो कंडीशन, वो शेप, इवन एब्स एंड थाइस पोज, जो उनके कई सारे पोजेस अनबीटेबल कहलाए जाते हैं ना कि ये 3 पोजेस इनके ही होंगे, उन पोजेस में भी एंड्रू अपनी छाप छोड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। इनके एब्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाटरी साइड पे दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट उसके बाद गाइज इनकी पोजिंग भी बहुत ज़्यादा लैक करती हुई दिखाई दी। एंड्रू नीड्स अ पोजिंग कोच गाइज। यस, क्रिस लुइस, क्रिस अजीतो को भूल जाओ। अगर आप अपनी फिजिक को प्रॉपरली शो नहीं कर सकते ना, आपके साथ जो भी पैकेज है, चाहे आप उतने कंडीशन नहीं हो, लेकिन आप फिर भी प्रेजेंटेशन वैसी नहीं कर सकते कि अपनी पैकेज को, अपनी फिजिक को बेस्ट वे में दिखा पाओ, तो भाई साइज एंड कंडीशनिंग डज नॉट मैटर। इवन इनफैक्ट अगर आप साइज भी अच्छा होल्ड कर रहे हो, कंडीशनिंग भी प्रॉपर होल्ड कर रहे हो, उसके बाद भी आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो भाई वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स अप लाइक 33-34% मेरे हिसाब से गाइस। इतनी ज़्यादा मैटर करती है आपके फ्लॉज को हाइड करने में और आपकी स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करने में इन टर्म्स ऑफ आप कैसे दिख रहे हो ऑन द स्टेज। एनीवेज गाइस, साथ में देखो एंड्रू के साथ ये भी है कि अब आर्नो क्लासिक ओहायो में compete करने को उन्होंने बता दिया, तो सैमसन से यहाँ पर बैटल करते हुए दिखाई देंगे। और इनफैक्ट मुझे एक्चुअली में बिलीव है कि अपनी इस गलती से क्रिस लुइस और क्रिस असीतो दोनों लर्न करेंगे और साथ में इस बार इनको कंडीशनिंग की साइड पे लेकर आएंगे गाइस। अब इनको साइज की और रिक्वायरमेंट नहीं है, ही वॉज ऑलरेडी वे बिगर। इनको रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग नेल करनी है गाइस। और सच में अगर सैमसन को यहाँ पर कोई बैटल दे सकता है ना, क्योंकि डायरेक्ट वगैरह यहाँ compete नहीं कर रहा है, आपको पता है, साथ में हार्डी वगैरह भी compete नहीं कर रहे, तो यहाँ पर एंड्रू एक्चुअल में गाइस इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब एस्थेटिक में भी अगर यहाँ पर कोई सैमसन को बैटल दे सकता है तो वो एंड्रू ही है। लेकिन इनको अपनी कंडीशनिंग नेल करनी पड़ेगी और मुझे लग रहा है इस चीज़ से अब ये सीख लेने के बाद इनको इस बार ज़्यादा डाइस्ड, ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा पीठ साइड पे लेके आएंगे। बाकी एंड्रू ने देखो रिसेंट अपने एक पोस्ट के अंदर बोला भी था कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी वो मैंने कवर करी थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ये भी कमेंट पास कर दिया कि टेक्सास प्रो में आप मेरा बेस्ट पैकेज देखोगे और मैं आपको सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दूंगा। एनीवेज, आप बताओ यहाँ पे ये अपडेट आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि इनके बीच में जो क्लैशेस हुए वो सही थे या फिर ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं थी? मतलब इनफैक्ट अगर आपको देखो रास्ता भी दिखा दिया जाए ना कि भाई आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ पहुँचोगे, उसके बाद भी अगर आप दूसरा रूट लेते हो और वहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जाते हो तो फिर आपका ही फॉल्ट है भाई, आपकी ही मिस्टेक है और वही आपको सफ़र करने पड़ा। इसलिए देखो मार्टिन इनसे आगे निकलते हुए दिखाई दिए हमें, इवन दो मसल मास के मामले में मार्टिन इनसे कई कम मसल मास कैरी करते हैं। एनीवेज, अब इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है गुडविटो की। यस गाइस, गुडविटो ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक फिजिक अपडेट शेयर करी है एंड यहाँ पर गाइस ये क्लियरली एक बहुत ज़बरदस्त वाला स्टेटमेंट बनाते हुए हमें दिखाई दे कि भाई ऑफ सीजन लो ना तो मेरी तरह लो, नहीं तो बाकी ऑफ सीजन कितने भी लेते रहो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं गाइस, देखो जेम्स हॉलिंगसेड, रीगन ग्राइम्स, हसन मुस्तफ़ा, ऐसे कई सारे एथलीट्स को देखते हैं जो ऑफ सीजन पे जाते हैं। जस्टिन रॉड्रिगेज, टू ऐड वन मोर एथलीट, ये ऑफ सीजन पे जाते हैं, लेकिन हमेशा वही इनका ऑफ सीजन कभी भी कंप्लीट होता है 300 पाउंड्स, 280 पाउंड, 290 पाउंड्स ये दिखाते हैं, नंबर को टच करते हैं, इनका फ्रेम उसी हिसाब से लगता है, फिर ये प्रेप करते हैं, फिर से उतने कम होकर आ जाते हैं, फिर ऑफ सीजन पे जाते हैं, फिर से 300 पाउंड्स टच कर लेते हैं और दैट्स इट। कहीं भी उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखती गाइस। यहाँ पर ये होता है ऑफ सीजन। ही हैज़ ग्रोन टू बी इवन मैसिवर गाइस। मुझे नहीं पता मैसिवर एक वर्ड होता है या नहीं, बट अब मुंह से निकल गया तो चलो ठीक है, आप देख लेना। बट ट्रिमेंडस लेवल ऑफ मसल मास हैज़ बीन एडेड ऑन द फ्रेम गाइस। यस, इनको इतनी मसल मास की ज़रूरत थी नहीं, ऑलरेडी अपने फ्रेम के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे थे, बट नाउ गाइस ये और भी ज़्यादा बिगर साइड पे। आई मीन फुलनेस देखो इनके चेस्ट पर कितनी दिख रही है, साथ में इनके डेल्ट्स पर भी देखो, साथ में आप साइड पोजिस की थिकनेस देखो। कई लोगों को ना इन साइड पोजिस में ये एक्सपोज कर देंगे डेफिनेटली। प्लस जब ये सीधे खड़े हो रहे हैं, इनके शोल्डर्स की विड्थ देखो, आह मैन, एक शोल्डर एक जगह जा रहा है, एक शोल्डर बिल्कुल दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने ज़्यादा ह्यूज ये लग रहे हैं, इतने ज़्यादा वाइडर साइड पे ये लग रहे हैं। यस, यहाँ पे गट देखो, मैं बिल्कुल मानूंगा, इस बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा कि इनका गट थोड़ा और ग्रोन लग रहा है, थोड़ा और ब्लोटेड साइड पे लग रहा है, बट ही इज़ इन प्रॉपर ऑफ सीजन गाइस। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए और ये कोई भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं इस ऑफ सीजन को। एंड स्टेज पर गाइस जैसे हमने लास्ट टाइम इनको देखा था, एक कंट्रोल फिजिक के साथ इनका गट भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, चाहे डिट्रॉय प्रो में देख लो या
फिर आर्नोल्ड क्लासिक साउथ अमेरिका यानी ब्राजील वाले शो में, तो उसके बाद आई थिंक हमें इनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल स्टेज पर हमें इनका गट इसी तरह से दिखाई देता है। अगर दिखाई दिया तो हम बात कर लेंगे, बट अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम इनको इस चीज़ पर टोकें। बट एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पर लेग्स विजिबल नहीं है, बट एक्चुअल में आप इस बारे में सोचो कि क्या इनको लेग्स दिखाने की ज़रूरत भी है, क्या हमें इनके लेग्स को देखने की ज़रूरत भी है ये डिसाइड करने के लिए कि कितने ज़्यादा बिगर इनके लेग्स हैं। आई मीन आज के टाइम में गाइस ही कैरीज वन ऑफ द वेरी बेस्ट स्क्वाट्स एंड साइड लेग पोजेस, यस, एंड फॉर सेइंग दैट हमें इनके लेग्स को देखने की जरूरत नहीं है। एनीवेज सिर्फ वेट करना है गाइस हमें इनके बिगर और इम्प्रूव्ड वर्जन को स्टेज पर आते हुए देखने के लिए। ना आपने देखा गाइस इस साल के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट ईयर के एंड में हमने देखा था जब इन्होंने डेट्रॉयट प्रो में बैटल करी थी मार्टिन फिट्जवाटर से फॉर क्वालिफाइंग फॉर मिस्टर ओलंपिया। यस गाइस कितनी जबरदस्त बैटल थी वो, कितना जबरदस्त ये नेल बाइटिंग बैटल देते हुए दिखाई दिया मार्टिन फिट्जवाटर को, जो कि इस साल 4th प्लेस पर एंड अप करेगा। इतना ज्यादा केपेबल ये थे और इतना ज्यादा पोटेंशियल ये कैरी करते थे वहां पर गुड बीटो। तो अब आप समझ लो उससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड और ज़्यादा मसल मास के साथ और ज़्यादा डेंसर फिजिक के साथ। एंड आई रियली होप गाइस बैक की अपडेट इन्होंने शो नहीं करी, लेकिन बैक में भी जैसे इन्होंने अपने प्रो बनने से लेके आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील या फिर डेट्रॉयट प्रो तक अपनी बैक में इंप्रूवमेंट्स करी थी, उसके बाद इस पीरियड में जो मसल मास ऐड करी है मुझे लग रहा है बैक में भी उस तरह की इंप्रूवमेंट्स करी ही गई होंगी। एंड आई विल बी रियली ट्राइंग टू कीप काम, क्योंकि मुझे सच में इनको जल्दी से जल्दी स्टेज पर देखना है कम्पीट करते हुए। एंड मुझे टोटली यकीन है गाइस ही विल बी ट्राइंग टू कीप द मास मॉन्स्टर एरा अलाइव। एनीवेज आप बताओ गुड वीडियो की फिजिक आपको कैसे लगी, कितने ज़्यादा मैसिव साइड पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी अब इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है लोगन फ्रैंकलिन की। एंड लोगन फ्रैंकलिन गाइस इवन दो इस साल पैट्रिक टूर के साथ वर्क कर रहे थे और उसके बाद अपने बेस्ट पैकेज के साथ हमें दिखाई दिए कुछ पिछले सालों के ऑन द स्टेज गाइस, यस, तब भी इनकी प्लेस यहाँ पर आई 13th, यस। और यहाँ पर देखो लोगन की फिजिक पिछले कुछ सालों में जब ये कंपीट करा करते थे उससे कुछ कम नहीं थी, इनफैक्ट उससे बेटर ही वर्जन मुझे इनका दिखाई दिया। बट उसके बाद भी गाइस स्टैंडर्ड क्लासिक डिवीजन का इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि लोगन नीड्स टू इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। यस गाइस इनको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और ये इस लोगन की रीसेंट अपडेट में भी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डायल्ड इन ये दिखाई दे रहे हैं एंड कितने ज़्यादा क्लासिक वर्जन के साथ ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो फ्रेम गाइस एक्सट्रीमली क्लासिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमको किसी को भी डाउट नहीं होगा। बट ऑल ही नीड्स इज मोर मसल मास। यस अपने लैट्स की विड्थ और ज़्यादा इंक्रीज करनी है, बैक में और ज़्यादा थिकनेस ऐड करनी है एंड बैम ही इज़ गोइंग टू बी राइट देयर। अब इसके लिए इनको चाहे ऑफ सीजन पे जाना पड़े या फिर ये अभी पहले क्वालिफाई करें और उसके बाद ऑफ सीजन में क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद फिर जाए इंप्रूवमेंट्स फेज पर, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक तो इन्होंने नहीं दी है। बट एट द सेम टाइम गाइस एक पॉसिबिलिटी और भी बनती हुई दिखाई दे रही है और वो ये है गाइस कि ये हो सकता है आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट करते हुए हमें दिख जाए। यस क्योंकि एक बहुत ही बड़ा शो है और लोगन भी अभी इस वक्त एक बहुत ही रिनोन्ड कोच के साथ वर्क कर रहे हैं और साथ में इंप्रूवमेंट्स भी वैसे ही दिखा रहे हैं। इट्स टोटली पॉसिबल एंड अगर ये ऐसा करते हैं गाइस वहाँ पर कंपीट करते हुए दिखते हैं देन इट विल बी इंक्रेडिबल, लाइक नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्डर, कहते हैं ना ऐसा ही कुछ। इसीलिए गाइस क्योंकि इनकी वो इंसेनली पावरफुल गाइस आर्नोल्ड क्लासिक की परफॉर्मेंस, वो पोजिंग रूटीन तो आपको याद ही होगी ना, जहाँ पे इन्होंने सबके लिए एक यादगार मोमेंट क्रिएट कर दी थी। दैट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट वंस पोजिंग गाइस, मतलब इतनी बढ़िया पोजिंग गाइस जब से शायद मैं बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखी। आई माई सेल्फ हैव नेवर सीन सच अ पोजिंग गाइस, ही वाज सो डैम गुड ओवर देयर। हर एक बीट को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल वाटर की तरह फ्लो कर रहे थे और बहुत ही पावरफुल पोजिंग करते हुए दिखाई दिए। बट ये टोटली पॉसिबल है गाइस कि वहाँ पर टेरेंस रफिन भी कंपीट करते हुए हमें दिखाई दें, क्योंकि उनका ऑफ सीजन भी अब मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, वो भी यहाँ पर कूद जाएं कंपीट करने। और ऐसा हुआ गाइस तो द शो विल बी ऑन फायर, क्योंकि अभी देखो रमॉन ने साफ मना कर दिया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट नहीं करेंगे। एनीवेज टाइम विल अनफोल्ड मेनी अ थिंग्स विच हैज गॉट अ वेट एंड वॉच। बाकी आप बताओ लोगन की यहाँ पे फिजिक कैसी लग रही है आपको, साथ में कि आपको इनका डिसीजन ये सही लगेगा कि अगर ये आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट करने का डिसाइड करते हैं तो। एनीवेज इसके बाद गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बहुत ज़्यादा बात चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर, वो है मैट जेनसन के बारे में। तो मैट जेनसन ने भी बाहर आकर एक्सप्लेन करना जरूरी समझा टू क्लियर आउट एवरीथिंग दैट इज बीन गोइंग ऑन। यस गाइस बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे आरोप उन पर लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा है। मैट ने फाइनली गाइस इस सिचुएशन को एड्रेस करना जरूरी समझा, इन एक पोस्ट भी डाला अपना सोशल मीडिया पर और एक्सप्लेन करी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर इन्होंने देखो ये बोला, पिछले कुछ सालों में मैंने रियलाइज करा कि मेरा पैशन बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा शिफ्ट हो गया और मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, बट मैं अपनी टीम को अबैंडन नहीं करना चाहता था, जो लोग मुझ पर इतना बिलीव करते थे और मुझसे इतनी ज़्यादा हेल्प चाहते थे। और इसीलिए गाइस इसीलिए मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स पर काम करना जारी रखा एंड केप्ट ट्रेनिंग माई टीम
मैं मानता हूं कि मेरा फोकस पूरी तरह से मेरी टीम के साथ नहीं था, वो डाइवर्टेड था, डिवाइडेड था, या फिर उस लेवल पर नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। और इस चीज़ के लिए मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी वजह से जो भी नेगेटिव फीलिंग जनरेट हुई उसके लिए। साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से लोग अभी मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो टोटली अनफेयर है, स्पेशली जिस तरह से मेरा पूरा करियर रहा है गाइस। मेरे लास्ट 2 कॉम्पिटिशंस में ब्रेट विल्किन ने एक इंक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी और सबको बीट करके क्वालिफाई कर लिया फॉर द नेक्स्ट ईयर्स मिस्टर ओलंपिया, बीटिंग एवरी सिंगल गाय हु वाज कंपीटिंग ओवर देयर। और उसके बाद शॉन क्लाइडा की बात करें तो सेकंड प्लेस पर प्लेस हुए मिस्टर ओलंपिया में 212 डिवीजन में एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। यस गाइस, बट इस सब के बाद भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं जो भी चीज़ें हम नहीं कर पाए पिछले कुछ सालों में, और मैं माफ़ी मांगता हूं उस हर एक शख्स से जिसकी फीलिंग अलोंग द वे मैंने हर्ट कर दी है, जबकि मैं यकीन दिलाता हूं मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। एनीवेज गाइस, आई थिंक सोशल मीडिया एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट कर रही है और उतना ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही जितने ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि देखो, सेम ही चीज़ हमने देखी निक के साथ, सेम ही चीज़ हमने देखी हार्डी के साथ और अब मैट के साथ भी, और पहले भी कई सारों के साथ हम ये चीज़ देख चुके हैं। क्योंकि इवन दो गाइस पिछले 1-2 सालों में मैट के कैंप से ऐसी कुछ परफॉर्मेंसेज ना आई हो, बट कल कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ रहा था, पीपल और बैशिंग मैट लिटरली गाइस कि किसी लायक नहीं है, कॉपी करते हैं दूसरों की टेक्निक्स वगैरह, इनको ट्रेन करना नहीं आता वगैरह वगैरह। लेट्स सी इनके पोर्टफोलियो को, फिर बात करते हैं इस बारे में। तो शॉन 2 बार मिस्टर ओलंपिया विक्ट्रीज गाइस, न्यूयॉर्क प्रो जीत चुके हैं, टेक्सास प्रो जीत चुके हैं, और इस साल रनर अप रहे मिस्टर ओलंपिया में 212 डिवीजन में। कई सारे कोचेज अपने एथलीट्स के बारे में ये चीज़ नहीं बोल सकते गाइस, बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो इनका ये बना देता है। उसके बाद निक 2 न्यूयॉर्क प्रो विक्ट्रीज, आर्नो क्लासिक विक्ट्री, 5th एट ओलंपिया, उसके बाद 3rd एट मिस्टर ओलंपिया। मतलब आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं ये भी। एंड फिर भी गाइस निक के बारे में कमेंट्स में लोग निक को ट्रोल करना नहीं बंद करते हैं। दैट आर जस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स। मुझे पता है लोगों को सिर्फ टाइप करना पसंद है, जिन्होंने खुद आई डोंट नो कितने न्यूयॉर्क प्रो में compete करके वहाँ पर जीत कर क्वालिफाई करा है मिस्टर ओलंपिया के लिए। मैन मतलब हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन अजीब सी बात है, सोच के देखो, कोने में बैठकर ओ निक कैन नॉट विन, ओ निक टॉप 5 में भी नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। कम ऑन मैन, एक बार किसी नेचुरल शो में compete करने का ट्राई करो, उसके बाद देखो कितना ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ हो जाती है। अब मैं मानता हूँ गाइस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज़ है, एक अलग चीज़ है, वो सब देते हैं, हम भी देते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स भी देते हैं, आप लोग भी दे सकते हो, अपनी ओपिनियन रखो। बट हम सबको पता है कि एक फ़र्क कितना होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में और एक बदतमीजी करने में, हेटफुल कमेंट में या फिर हेट फैलाने में। मतलब निक के गट पर कमेंट कर रहे हैं ये लोग, और इनका बॉडी फैट परसेंटेज आप देखोगे ना 30% बॉडी फैट के ऊपर बैठे हुए, बिल्कुल बड़े बड़े स्टमक लेके। लोल एनीवेज गाइस, इट्स ऑलवेज गुड टू हियर द अदर साइड। आई होप लोग अब मैट को इतना ट्रोल नहीं करेंगे इस तरह से जैसे वो लोग करते आ रहे हैं। मतलब यस, आप इनके बारे में बुरा बोल सकते हो इनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस को, बट इनके पूरे करियर को उस चीज़ में ले जाना, जबकि इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रांगली परफॉर्म ये कर चुके हैं, मैन रियली ये कोई सेंस नहीं बनाता मैन। पूरी उनकी उपलब्धियों को आपने बिल्कुल कोने में उठा के गटर में फेंक दिया जस्ट बिकॉज उनकी 2 साल की या 1 साल की 1.5 साल की परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं रही, और लोग पूरे करियर पे बात कर रहे हैं इसकी, कभी भी इनको ट्रेन करना आता ही नहीं था। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें लोग बोल देते हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और लोगों को भी समझ नहीं आनी चाहिए। एनीवेज इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है नाथन डियाशा की। और नाथन डियाशा फाइनली गाइस एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें यूएस में compete करते हुए दिखाई देंगे किसी प्रो शो के अंदर। यस गाइस, क्योंकि नाथन ने रिसेंटली कंफर्म कर दिया है कि उनको वीज़ा मिल गया है यूएस का ऑलरेडी, एंड इसके बाद उनका प्लान यही है कि आर्नो क्लासिक यूएस में जो होने वाला है 2025 में, उसमें compete करने के लिए वो उतरने वाले हैं। सो अभी तक गाइस मार्टिन फिट्जवाटर, सैमसन डॉडा, एंड्रू जैक और अब नाथन डियाशा, ये 4 ही एथलीट्स कंफर्म्ड है। निक देखो compete नहीं करने वाले, हमें पूरी तरह पता है इतनी जल्दी वो compete नहीं करेंगे, अभी उनको कोच भी हायर करने। रफाइल ने भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें पास डाउन नहीं करी है इस बारे में, एंड आई डोंट थिंक वो भी compete करेंगे, उनका अब ऑफ सीजन लेना है काफ़ी अच्छा लंबा सा। उसके बाद हार्डी ने तो साफ मना कर दिया कि हाँ मैं compete नहीं करूँगा। बच्चे डेरेक, उनके बारे में मुझे नहीं पता गाइस, डेरेक हो सकता है हमें compete करते हुए दिख जाएँ, अभी उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं करा है। बट हार्डी ने साफ बोला, उनके हैनी रम्बोर्ट जो कोच है उन्होंने साफ बोला कि लास्ट ईयर में 3 शोज करने की वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट फील हुई और इसीलिए काफ़ी टाइट दिखाई दी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। बाकी डायरेक्ट का देखो अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो उतर जाए। तो यही लिस्ट है गाइस अभी तक की तो। एंड वैसे नाथन को देखो वीज़ा तो मिल चुका है, बट उसके बाद भी हमें सर्टेन नहीं होना चाहिए कि वो हमें compete करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रेप नहीं कर सकते, नो गाइस, अपनी तरफ से 100% देके मुझे पूरा यकीन है वो रेडी हो जाएंगे एक बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन पैकेज के साथ। बट नाथन के साथ एक दूसरी चीज़ भी है गाइस, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें यूएस पहुंचने के बाद भी 1-2 बार हम देख चुके हैं वीज़ा होने के बाद भी एंट्री
डिनाई कर दी जाती है। यस गाइस, एंड ऐसा अभी भी हो सकता है। सो देखना तो पड़ेगा कि अगर ये वहाँ पर आने के बाद भी, यूएसए में एंटर करने के बाद भी इनको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जाए वीज़ा होने के बाद भी, ऐसा होना भी पूरी तरीके से पॉसिबल है। बाकी इसके बाद बात करेंगे गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है ब्रियॉन एशली की। एंड ब्रियॉन एशली ने एक बार फिर लोगों को टीज कर दिया है गाइस। अपने रीसेंट पोस्ट में हमें ब्रियॉन बोलते हुए दिखाई दिए, नजर आए कि मैं 1 साल और क्लासिक में रहूंगा या फिर सीधे 212 में अभी मूव हो जाऊं अपने टैलेंट्स के साथ में। वेल ऑनेस्टली गाइस, हो सकता है फैंस को ये बुरा लग जाए, बट मेरे हिसाब से ब्रियॉन को यहाँ पर क्रिस के साथ में ही इस टॉप 5 फिनिश के साथ रिटायर हो जाना चाहिए था। देखो काफी लंबे टाइम से कंपीट करते आ रहे हैं, जजेस हमेशा इनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि ये काफी टेन्योर्ड एथलीट है, बल्कि इस तरह की इंक्रेडिबल फिजिक और एफर्ट्स ये डालते हुए आ रहे हैं। बट इनको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे एथलीट्स को जजेस धक्के मार के जब उनका टाइम हो जाता है या फिर उनको निकालना चाहते हैं तो ऐसे ही मूव करते चले जाते हैं। और हर एक स्पोर्ट में गाइस, हर एक स्पोर्ट में कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने होते हुए देखा ही है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो सॉकर हो, कुछ भी हो। एनीवेज, जिस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए गाइस वो ये है कि भाई ये हैं 44-45 साल के। आई मीन लुक एट हिम ड्यूड, कहाँ से 44-45 साल के लग रहे हैं इस अपडेट के अंदर। द स्किन क्वालिटी, स्किन टेक्सचर, एवरीथिंग गाइस कमाल है। मतलब 32-33 साल मैक्स मैं इनको समझता हूँ इस वक्त। इनकी फिजिक, इनकी अपीयरेंस जैसी लग रही है, बट डेफिनेटली ब्रियॉन इज वे ब्लेस्ड एंड लुक एक्सट्रीमली यंग गाइस। बट डू यू थिंक 212 डिवीजन इनके लिए अच्छा जाएगा? जब आप क्लासिक डिवीजन में हर एक साल टॉप 5 प्लेस करो अपने से आधी एज के बंदों के साथ में कंपीट करते हो, उसके बाद 212 का मतलब क्या बनता है? मोर मसल मास, मतलब उसके लिए मोर पीडी यूज, मोर रिस्क, एंड इवन देन गाइस एक प्लेसिंग टॉप 5 के अंदर गारंटीड नहीं है उसके बाद भी पहले अटैम्प्ट में। तो हो सकता है गाइस ये डिसीजन इनका गलत जाए, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अब अगर कंपीट करते भी हैं ये क्लासिक में एक बार और कंपीट करें और फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दें बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में, अपने किसी भी रिस्क को अवॉइड करते हुए। एनीवेज, आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमी मत करो, कंजूसी मत करो, कंजूसी बुरी बात होती है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।